दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप 8 पे जिसमें वर्ल्ड के जो है विकसित देश शामिल हैं। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान है और इसके साथ साथ रूस भी शामिल है। लेकिन 2014 से रूस सस्पेंडेड है और उसके कई वजह हैं। एक तो मुझे जो बेसिक रीज़न दिखता है वो ये कि रूस की आइडियोलॉजी कभी इनके हिसाब से नहीं रही थी, क्योंकि ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थ्योरी को मानते हैं, कैपिटलिज्म प्रिंसिपल को मानते हैं, जबकि रूस की आइडियोलॉजी सोशलिज्म पे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कभी रूस इसमें शामिल होता है फिर कभी निकल जाता है। तो ये इनका अपना यहाँ पे एक बना हुआ है। तो देखा जाए तो बेसिकली ये ग्रुप 7 ही है, अभी रूस इसमें शामिल नहीं है। ये एक फोरम है, अनौपचारिक मंच है जो वर्ल्ड के कई मुद्दों पे बातचीत करता है, डिस्कशन करता है, जैसे आपका एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, इसके साथ साथ जो आपके सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सारे मुद्दे पे ये बातचीत करते हैं और जो कंक्लूजन निकलता है उसी के हिसाब से फिर ये आगे के प्रोसेस को लेके चलते हैं, कैरी ऑन करते हैं। अब बात ये आती है कि आज के समय कितना रिलेवेंट है। तो अगर बात मैं रिलेवेंसी की करूं, डायरेक्ट मुद्दे की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय ग्रुप 7 उतना ज़्यादा रिलेवेंट है जितना ज़्यादा G20 है। इसका एक जो खास वजह मैं आपको बताऊं, G20 लगभग लगभग पूरे विश्व को रिप्रेजेंटेशन देता है, जबकि G7 में वर्ल्ड के देश तो छोड़िए, कॉन्टिनेंट ही गायब हुआ है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से गायब है, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से यहाँ से गायब है। तो कहने का मतलब क्या है कि G7 का रिप्रेजेंटेशन उतना मजबूत मुझे नहीं दिखता है जितना कि G20 का दिखता है। दूसरी बात, ये टेररिज्म के मुद्दे पे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन भी किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो देश इस टेररिज्म से सबसे ज़्यादा पीड़ित है उसको इन्होंने छोड़ दिया, जैसे कि भारत। भारत आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेररिज्म को झेल रहा है, लेकिन इन्होंने भारत को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आप बात एनर्जी की करते हैं तो एनर्जी में ऑस्ट्रेलिया को तो इंक्लूड करना चाहिए था, उसके पास यूरेनियम है, वो यूरेनियम का सप्लायर है, उसको आपने कैसे छोड़ दिया। आप गरीब मुल्कों की सहायता करने की तो बात करते हैं, लेकिन फिर वहां पे आप अफ्रीका को क्यों भूल जाते हैं। वहां पे आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझ लें कि जैसे एक ये कल्चर है, आपने देखा भी होगा प्राइवेट कंपनीज में, कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ना तो उसमें बीच का कोई मैनेजर इन्वॉल्व होता है, ना तो सुपरवाइजर इन्वॉल्व होता है, ना तो वर्कर इन्वॉल्व होता है। और जो सारे के सारे पॉलिसी बनती है वो मैनेजमेंट के थ्रू बनती है। वो ये मान के चलते हैं कि आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, और वॉट एवर डिसीजन वी विल टेक, होल ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो। वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है। G7 अपने आप को द बेस्ट मानता है और ऐसा लगता है कि जो ये फैसला करेगा विश्व पूरे तरीके से इनके फैसले को मानेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ लें कि दादागिरी दिखती है G7 की, और ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा। आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अभी देखा जाए तो भारत जो है वर्ल्ड में मेरे ख्याल से बहुत एक स्टेबल कंट्री है, लेकिन आपने इसको बाहर कर दिया है। अब ये ऑब्जर्वर वगैरह के तौर पर भारत को बुलाते हैं, लेकिन ये भारत इसका मेंबर नहीं है। इसी तरीके से ये अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ग्रुप तो बताते हैं, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो डायरेक्शन वर्ल्ड को नहीं दे पा रहे हैं जिसकी जरूरत है सही मायने में। और मुझे लगता है कि G20 जितना सही तरीके से डायरेक्शन दे पा रहा है, अभी आपने सुना भी होगा कि जब भारत में G20 का मीटिंग हुआ था दिल्ली में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया
क्या जरूरत थी इंक्लूड करने की? वो जानते थे कि कोई भी ग्रुप तभी मजबूत होता है जब उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबका प्रतिनिधित्व हो। यही कारण था कि G20 में अफ्रीका को भी इंक्लूड किया गया, और आज के समय देखा जाए तो अफ्रीका के आने के बाद G20 स्ट्रांग ही हुआ है, वीक नहीं हुआ है। ये काम इनको पहले ही कर लेना चाहिए था। चाइना को इंक्लूड करते हैं, इंडिया को इंक्लूड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इन्होंने जरूरत नहीं समझी। खैर, इनका जो अपना पर्पस रहा हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका रिलेवेंस जो है वो कम हो गया है, जस्ट लाइक ए यूएनएससी का। यूएनएससी आज के समय में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपने रिलेवेंस को खोता चला जा रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस को खोता चला जा रहा है। G7 ने अपने इस रिलेवेंसी को खोने से बचाने के लिए, अपने इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए भारत और कुछ देशों को बुलाना शुरू किया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की जो स्थिति है उसमें G20 G7 से कहीं ज्यादा मजबूत है, कहीं ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय अगर वर्ल्ड को कोई लीड करेगा, कोई ग्रुप लीड करेगा, तो वो है G20। एक और ग्रुप है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और कभी मौका मिला तो मैं इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। आज वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अगर आप में से किसी को भी एहसास है कि वो कौन सा ग्रुप है, तो मुझे जरूर बताएं। वो ग्रुप कहीं पे भी अब एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं पे भी नहीं। हालांकि बहुत अच्छा एक ग्रुप तैयार किया गया था, लेकिन आज के समय वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आप लोग को पता है या अगर आप लोग जानते हैं तो आप जरूर बताएं। और फिलहाल मैं बस यही कहूँगा कि G7 अपने आप में बदलाव करे, अपने आप में सुधार करे और बेहतर करे। थैंक यू।